तो आप सबकी मौजूदगी में मैं जनाब डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। असल में शौकत सिद्दीकी साहब की 7 साला तकरीबात कराची में मनाई गई, उसके लाहौर में भी कुछ प्रोग्राम हुए। मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ भी हम उस करते 2-3 दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन वो हो नहीं सका। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की हमारे बड़े मुसन्निफ़ीन को या शोरा को, जो लिखने वाले हैं, उनको याद करने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि इस बहाने हमारी नौजवान नस्ल को बहुत सारी चीज़ें जो उनकी नज़र से नहीं गुजरी होती हैं वो दोहराने का मौका मिल जाता है, और उनको इस बहाने वो सारे नाम, किताबों के नाम, अफ़सानों के नाम, और उस वक्त जब वो लिख रहे थे उस वक्त के जो रुझानात हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो अब इस बहाने फ़हीम ने जब मुझे परसों कॉल की और कहा कि वो इस तरह से जो अरशद भाई साहब अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा चलें इस बहाने हम शौकत सिद्दीकी साहब पे कुछ बात कर लेते हैं, कुछ नावल के पर भी बात हो जाएगी। देखें, जब इन पर बात की जाएगी, आमतौर पे हमारे यहाँ रुझान क्या है? हमारे यहाँ रुझान ये है कि किसी भी शख्सियत के बारे में बात की जाती है तो हमारे यहाँ जो एमफिल और पीएचडी के मकाले होते हैं उनका एक ट्रेंड में देख रहा हूँ कि उनका नाम होता है उस शख्सियत का और लिखा होता है शख्सियत और फ़न। तो मतलब किसी शायर या मुसन्निफ़ का नाम होगा और फिर आगे शख्सियत और फ़न। ये ट्रेंड है, हर एक का शख्सियत फ़न, शख्सियत फ़न, शख्सियत फ़न, यही चल रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छी गुफ्तगू में हमें शख्सियत और फ़न से ज़रा आगे बढ़कर बात करने की ज़रूरत है। तो मैं जो आज बात करूँगा अपनी मुख्तसर इसलिए कि मैं चाहूँगा कि सवाल जवाब का सेशन ज़रा लंबा हो, ज़्यादा मौका मिले आपको सवाल करने का, तो उस सवालों से फिर मज़ीद जवाब जो है वो निकलेंगे, तो उस पर ज़्यादा हम वक्त लगाएंगे। तो एक तो हम ये देखेंगे शौकत सिद्दीकी साहब पर गुफ्तगू करते हुए कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उस वक्त क्या रुझानात क्या थे, जो उर्दू अदब लिखा जा रहा था उस वक्त। तो उस वक्त अफ़साने, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने पहले अफ़साने लिखने शुरू किए, तो उस वक्त अफ़साने के रुझानात क्या थे, और उसके बाद जब उन्होंने नावल लिखना शुरू किया, नावल उसके बाद आए, तो उनके नावल जो थे उस वक्त नावल के रुझानात क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। दूसरे ये कि जो उनके शाहकार तख्लीक़ात हैं, कुछ अफ़सानों का जिक्र करूँगा मैं और कुछ उनके नावल तो खैर उनके हैं भी ज़्यादा नहीं, 4 नावल हैं। अफ़साने उन्होंने ज़्यादा लिखे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बहुत अच्छे अफ़साने हैं जिनका दुनिया की बहुत सी ज़बानों में तराजिम हुए, तो उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में इस पर भी थोड़ी मैं बात करूँगा कि मैं उनको कहाँ प्लेस करता हूँ, कहाँ यानी उनका मकाम, जो उर्दू अदब में उनका मकाम कहाँ, अफ़साना निगारी में उनका मकाम कहाँ खड़ा होगा दूसरे अफ़साना निगारों के मुकाबले में, और नावल निगारी में उनका क्या मकाम है। अगर मैं आखिर में भूल जाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं इस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। तो देखें, शौकत सिद्दीकी साहब की जो वलादत थी वो लखनऊ में 1922 में हुई, और उन्होंने लिखना शुरू किया। वो ख़ुद कहते थे कि उनका पहला जो अफ़साना था उन्होंने 18 साल की उम्र में लिखा, 1940 में, जो छपा किसी रिसाले में 1941 में छपा। 18-19 साल की उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया, और वो ख़ुद ये कहते थे कि मुझ पर उस वक्त इतना वो हो गया था लिखने का ख़ब्त या जुनून कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं हर हफ्ते एक अफ़साना लिखूँगा। और वो कहते हैं कि मैंने उस ज़माने में 100 से ज़्यादा अफ़साने लिखे, जो कि मुख्तलिफ़ रसाइल में उस वक्त जो निकलते थे उनमें शाया हुए, लेकिन वो उसकी जो उन्होंने रखे हुए थे कॉपीज़, उसकी जो रखी हुई थी उसमें से बहुत से वो ज़ाया हो गए, फिर वो तकसीम में उनकी हिजरत, यहाँ आना, तो उसमें से कुछ अफ़साने बचे, लेकिन बहुत सारे अफ़साने वो खुद कहते थे कि ज़ाया भी हो गए। नावल भी उन्होंने उस वक्त एक लिखना शुरू किया था 25 साल की उम्र में, 1947 या 48 में, जो नामुकम्मल था। कोका बेली के नाम से उन्होंने पहला लिखना शुरू किया था, लेकिन उसकी अशात उन्होंने नहीं करवाई, रोक दिया था। फिर बाद में उसमें तरमीम और इजाफे करके बाद में फिर दोबारा उसको शाया किया उन्होंने 4 दीवारी के नाम से। और फिर उनका नावल जो है वो 1957 में आया, खुदा की बस्ती, और उसने जो है वो पूरी उनकी जो शोहरत को, जिसको कहा जाता है ना मावराती ज़बान में, 4 चांद लगा दिए। और फिर ज़ाहिर है उनका जो सबसे बड़ा काम था वो तो जांगलूस, जो 3 वॉल्यूम्स हैं, तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि वो उस वक्त जब 1940-41 में उन्होंने अफ़साना निगारी शुरू की, नावल की अभी बात नहीं है, अफ़साना निगारी शुरू की, तो उस वक्त तक अफ़साना कितना आगे बढ़ चुका था। देखें, हम ये जानते हैं कि 1900 जो है, यानी टर्न ऑफ द सेंचुरी जिसको कहें, वो बड़ा अहम साल है,
इस लिहाज से वो बड़ा अहम साल है कि एक तो सदी तो बदल ही रही थी, लेकिन उर्दू अदब का नक्शा भी बदल रहा था। और वो दोनों हवाले से बदल रहा था कि उर्दू का जो पहला बड़ा नावल जिसको कहा जाएगा वो उमराव जान 1899 में मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखा। और उसको मैं पहला बड़ा नावल इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले जो नावल लिखे गए वो उसमें ज़ाहिर है एक नाम डिप्टी नज़ीर अहमद का आता है, जिनको मौलवी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है। लेकिन अब इसमें उसको मैं बड़े नावल मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उस वक्त जो रुझान थे उनमें ये था कि वो इस्लाही नावल ज़्यादा थे। और इस्लाही नावल में भी वो उस वक्त रतन नाथ सरशार भी लिख रहे थे। जो नावल आ रहे थे उसमें या तो तारीख़ी एक रुझान था, तारीख़ी नावल लिखने का रुझान हुआ, और तारीख़ी रुझान के साथ साथ इस्लाही नावल लिखने का रुझान आया। और वो ज़्यादातर उन्होंने वेस्ट के जो उस वक्त अदब लोग पढ़ रहे थे उनको पढ़कर उन्होंने उसको एक तरह से उर्दू में नावल लिखने की कोशिश की। जो इस्लाही नावल भी हैं, उस ज़माने में 19वीं सदी में यूरोप में भी कई एक इस्लाही नावल लिखे जा रहे थे। बल्कि कहा तो ये जाता है कि जो तौबतुन नुसू नावल था, वो तौबतुन नुसू नावल भी एक फैमिली इंस्ट्रक्टर नाम का कोई अंग्रेज़ी का नावल था। कहा यह जाता है कि वो बिल्कुल उसका एक कॉपी कह लें या चरबा कह लें, वो उस पर नेट पे मौजूद है वो, और मैंने उसको देखा है, पढ़ा है। वो ये बात बिल्कुल बड़ी हद तक सही है कि वो बिल्कुल लगता है सही है कि वो हालात व वाक़यात बिल्कुल मौलवी नज़ीर अहमद ने वो कॉपी किए हैं उस अंग्रेज़ी के नावल से। और दूसरे नावल जिसमें वो अकबरी के किस्से वो सारे हम लोग जानते हैं, मैट्रिक में और इंटर में पढ़े हैं, तो वो लेकिन उनको बड़े नावल नहीं कहा जाएगा। नावल का आगाज़ तो हुआ तो 1899 में जो पहला नावल जिसको मैं बड़ा नावल मैं कहूँगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए कि उर्दू अदब के पूरे 100-125 साल में 5 बड़े नावल अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो उसमें पहला नाम जो है वो उमराव जान का ही होगा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नावल का। तो एक तो ये ट्रेंड आ रहा था नावल निगारी में, और 1900 और 1901 में ही उर्दू के पहले अफसाने भी लिखे गए। तो 1900 से 1910 का वो पीरियड है कि जिसमें उर्दू अफसाना निगारों की एक पूरी नई खेप आ रही थी, जिसमें ख़ुद मुंशी प्रेमचंद थे, सुदर्शन थे, न्याज़ फ़तेहपुरी ने बाद में लिखना शुरू किया, सज्जाद हैदर जुल्दरम लिखने वाले थे, सुल्तान हैदर जोश, ये सारे नाम थे। तो इसमें एक नया तीसरा ट्रेंड आया, यानी इस्लाही और तारीख़ी फिक्शन के साथ साथ रुमानवी जिसको हम कहें रुमानी तहरीक जो है वो भी आगे आई, जिसके बड़े नाम यही थे, अपना न्याज़ फ़तेहपुरी और सज्जाद हैदर जुल्दरम वगैरह, इन्होंने रुमानी तर्ज के नावल लिखे। तो ये तीसरा रुझान था लिखने का। तो 1900 से लेकर 1940 तक जब शौकत सिद्दीकी साहब ने अपना पहला अफसाना लिखा, उस वक्त तक जो अफसानों में सबसे बड़ा नाम अगर कोई होगा, यानी मकाम के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो वो ज़ाहिर है मुंशी प्रेमचंद का नाम था। मुंशी प्रेमचंद ने जो ट्रेंड दिया उसको ज़ाहिर है बाद वालों ने बहुत से लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के ट्रेंड को फॉलो किया, और उसमें जो देही ज़िंदगी का जो की अक्कासी मुंशी प्रेमचंद ने की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुंशी प्रेमचंद फौत हो गए 1936, जिस साल अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का आगाज़ हुआ 1936, उस साल 2 बड़े अफसाने निगार जो है वो फौत हुए। एक राशिदुल खैरी, अल्लामा राशिदुल खैरी। अल्लामा राशिदुल खैरी का ज़्यादातर रुझान जो है वो अगेन इस्लाही किस्म का ज़्यादा था, लेकिन अदब में, उर्दू फिक्शन निगारी में जो हकीकत निगारी के ट्रेंड का आगाज़ हुआ, यानी जिसको चौथा ट्रेंड आप कह सकते हैं, पहला तारीख़ी ट्रेंड, इस्लाही ट्रेंड, इस्लाही तहरीरों का रुझान, तारीख़ी तहरीरों का रुझान, फिर रोमानवी तहरीरों का रुझान, और जो चौथा रुझान है जिसकी हम अब बात कर रहे हैं वो है हकीकत निगारी का, जिसको अच्छा, और उस हकीकत निगारी इसलिए कि उस वक्त ज़ाहिर है सोवियत यूनियन का इनकलाब आ चुका था और एक सोशलिज़म का नज़रिया, मार्क्सिज़म का नज़रिया दुनिया में फैल रहा था, लोग उसको पढ़ रहे थे। तो सोशलिस्ट हकीकत पसंदीर, जिसको सोशलिस्ट रियलिज़म भी कहा जाता है, वो दुनिया के अदब पर उसने खासा बड़ा असर डाला। और उस असर के, क्योंकि हम जो देखते हैं उस वक्त के लिखने वाले गोरकी वगैरह, वो सारे एक बड़े रियलिस्ट किस्म के हकीकत पसंदी पे मबनी तहरीरें लिख रहे थे, और मुंशी प्रेमचंद भी ज़ाहिर है उनसे मुतासिर थे। तो मुंशी प्रेमचंद का जो अंदाज़ था, उस अंदाज़ में हमें नज़र आता है 2 चीज़ें। मुंशी प्रेमचंद की एक अच्छी बात ये भी थी कि वो अफसाने भी लिख रहे थे और नावल भी लिख रहे थे, और उसी दौरान में जो है उर्दू का दूसरा बड़ा नावल, मेरे ख्याल में, नावल तो और बहुत सारे लिखे गए, उसकी तफसील में नहीं जा रहा, दूसरा बड़ा नावल उर्दू का मैं समझता हूँ गौदान
मुंशी प्रेमचंद का आया, वो शायद उन्होंने 1930 या 32 में लिखा। वो तो बहुत यानी प्रोलिफिक राइटर थे मुंशी प्रेमचंद। तो वो और फिर अंजुमन तरक्की पसंद का क़याम और अंगारे का आना, इन सब ने चीज़ों को तब्दील किया। तो जब शौकत सिद्दीकी ने अपना पहला अफसाना लिखा 1940 से 50 तक, उन्होंने बकौल खुद उनके 100 से ज़्यादा अफसाने लिखे। तो ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि उनसे पहले सीनियर राइटर भी ऑलरेडी मौजूद थे। मुंशी प्रेमचंद तो फौत हो गए, तो उसमें जो 4-5 नाम आते हैं जिस पे पहले भी हमने बात की है, ये लोग इनसे शौकत सिद्दीकी से बड़े थे, 5-10 साल बड़े थे। जैसे कि मंटो और कृष्ण चंद्र, ये दोनों 10 साल बड़े थे। ये 1912 की गालिबन पैदाइश है दोनों की, मंटो की भी और कृष्ण चंद्र की भी। जब शौकत सिद्दीकी साहब 1922 में पैदा हुए, तो इस और फिर उसके बाद 1914 में गालिबन राजेंद्र सिंह बेदी पैदा होते हैं। 1916 में अहमद नदीम कासमी की विलादत है। तो ये 1910 से 20 का वो पीरियड था कि जिसमें इतने बड़े बड़े नाम जन्म ले रहे थे और इन सब ने लिखना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त जो है वो इन सब की तहरीरें, इस्मत चुगताई की तहरीरें, मंटो की तहरीरें, कृष्ण चंद्र की तहरीरें और अहमद नदीम कासमी की तहरीरें, इनका डंका बज रहा था। तो उस यानी इतनी ज़्यादा जो तहरीरें उर्दू अदब में लिखी जा रही थी, उसमें शौकत सिद्दीकी साहब ने जो 100 के करीब अफसाने लिखे, वो कोई इतना उस वक्त कोई इतना बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि कोई उन्होंने कोई हलचल नहीं मचाई। और उसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में यही थी कि उससे ये इतने बड़े बड़े नाम थे, ये जो लोग सब लिख रहे थे अफसाने उस ज़माने में लिखे जा रहे थे, वो ज़्यादा लोगों की नज़र से गुजरे बनिस्बत शौकत सिद्दीकी की तहरीरों के। और गालिबन यही एक वजह है कि वो गुम भी हो गए, कि वो उसमें हमें ऐसा नज़र नहीं आता। जैसे अब हम बात करते हैं ना मंटो की, तो हमें ऐसे चौंका देने वाले या हिला देने वाले अफसाने हमें याद हैं, जो भी उर्दू का तालिब इल्म है वो दोहरा सकता है कि भाई फ़लाँ अफसाना, कृष्ण चंद्र की चीज़ें, अब इस्मत चुगताई की चीज़ें हैं। तो ये सारे बड़े बड़े नाम उस वक्त मौजूद थे जो लिख रहे थे। अच्छा, शौकत सिद्दीकी साहब के जो अफसाने जिन पर मैं बात करना चाहूँगा, शौकत सिद्दीकी साहब के जो अफसानों के मजमूए जो आना शुरू हुए, वो उनकी पाकिस्तान हिजरत के बाद। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनकी शख्सियत के हवाले से मैं बता दूं कि उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन से मतलब ये कि जो कॉलेज स्कूल में एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक तक हासिल की थी। उसके बाद इंटरमीडिएट उन्होंने प्राइवेट किया, बीए उन्होंने प्राइवेट किया, एमए उन्होंने प्राइवेट किया, क्योंकि उनको जॉब मुलाजमत करनी पड़ रही थी। तो ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि चूँकि यहाँ नौजवान भी मौजूद हैं, तो वो ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो है वो वाकई में किसी बड़े इदारे से तालीम हासिल करें और उसी से आप कुछ बने। अब लोग प्राइवेट पढ़ के और बहुत सारी किताबें पढ़ के बहुत कुछ बन जाते हैं, उनमें शौकत सिद्दीकी साहब थे। तो लेकिन जो इनके जो अफसानों के मजमूए आए, वो इनकी यहाँ हिजरत के बाद 1950 में इन्होंने हिजरत की, लखनऊ से लाहौर आए, फिर लाहौर से कराची चले गए। तो 1952 में इनका पहला अफसानों का मजमूआ आया, और उस मजमूए ने वाकई में फिर जिसको कहते हैं ना कि हलचल मचाई। 1952 तक नहीं कर सके थे, वो 1952 में उनका पहला जो अफसानों का मजमूआ आया, उसका नाम था तीसरा आदमी। और उस तीसरे आदमी में वो एक अफसाना भी है, उसका अफसाने का ही नाम है तीसरा आदमी। वो बिल्कुल हकीकत पसंदी की एक मिराज है। और उस अफसाने में उन्होंने, अच्छा ये अफसाने वो हैं कि जो अभी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखना शुरू नहीं किया है, ज़्यादातर अफसाने उसमें वो हैं जो कि हिंदुस्तान के पस मंज़र में लिखे गए। और ये तीसरा आदमी जो है अफसाना, ये भी एक ऐसा है कि इसमें एक जागीरदाराना समाज जो है तब्दील हो रहा है, एक सनती माशरे में लोग तहत साली का शिकार हैं और एक सनत लगती है, और उसमें दो तीन कैरेक्टर्स हैं। एक नीलकंठ नाम का एक आदमी है, तो वो क्या करते हैं कि जब मज़दूर जाते हैं खेतों से निकलकर फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो उनकी कोशिश ये होती है सरमाएदारों की कि उन मज़दूरों को कम से कम पैसे दें और उन मज़दूरों को रोके रखें। और इस दौरान में ये पता लगता है कि जी जिन ज़मीनों को वो छोड़कर आए हैं वहाँ बारिशें हो गई हैं, तो वो मज़दूर वापस जाने लगते हैं। तो उस अफसाने की ख़ास बात, जो चौंका देने वाली बात है, कि वो फिर ये प्लान किया जाता है, एक तीसरा आदमी जो कि एक किसान ही है, उसका नीलकंठ नाम है, उसको वो सरमाएदार इस्तेमाल करता है कि ये चूँकि बारिशें हो गई हैं और डैम जो है वो भर गया है और उस डैम से पानी खेतों में जा रहा है, इसलिए ये सारे अगर मज़दूर हमारे छोड़कर वहाँ खेतों में वापस चले गए तो हमारे लिए फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो वो फिर प्लान करते हैं कि उस डैम को ही उड़ा दिया जाए, और उस डैम को उड़ाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं उसी एक मज़दूर को। और वो मज़दूर नीलकंठ नाम का एक मज़दूर है, वो वहाँ जाता है और वो जानते बूझते हुए कि ये
डैम उड़ाने से जो है वो ज़मीनें ज़ेरे आब आ जाएंगी, सारा कुछ, लेकिन वो अपने मफाद के लिए वो ये करता है। और फिर बाद में वो जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उस तीसरे आदमी को जो इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद उसको वो मार के एक तरफ डाल देते हैं। तो ये इस किस्म का है। और ये अफसाना तीसरा आदमी, उनके जो अब तक जो अफसाने लिखे गए थे उनमें बड़ा अफसाना था, और उसके फौरी तौर पे उसके तराजिम होना दुनिया की बहुत सारी ज़बानों में शुरू हो गए थे। और उस ज़माने में कई कलेक्शंस ऐसे निकले दुनिया के बड़े अफसानों के, तो उसमें ये अफसाना शामिल था। तो इस तरह के अफसाने। फिर उसके बाद उनका एक अफसाना है झीलों की सरजमीन में। उसमें भी उन्होंने इंडिया के ही कुछ वाक़यात का जिक्र किया है कि जिसमें एक इलाका है जहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो मकामी जो ज़मींदार हैं वो किस तरह से करते हैं, कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं। यानी वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के नतीजे में उनको जो है वो कुछ भी नहीं मिलता। ये पूरी कहानियाँ हैं। फिर एक उनकी है जी, भट्टी साहब आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ आ जाएँ जी, आ जाइए प्लीज़, यहाँ आ जाएँ। तो इस तरह के जो उनके इब्तदाई जो पहला मजमुआ था उनका, बल्कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैं लाया था आपको, क्योंकि ये जो 3 अफसानों के इनके मजमुए हैं। एक ये इनका मजमुआ था अंधेरा और अंधेरा, जो उसके बाद आया। फिर इनका एक अफसानों का मजमुआ ये कीमियागर के नाम से है, दूसरा। और ये तीसरा जो है ये रातों का शहर के नाम से इनका है। और एक और जो चौथा मजमुआ है वो साहब कोई मुझसे मांग के ले गए, वो वापस नहीं किया। और वो वो तीसरा आदमी के नाम से, वरना वो भी मैं ले आता। ये आमतौर पे होता है। उसके बाद ही मैंने अब किताबें देना लोगों को बंद कर दी हैं कि भाई ये आप ले जाते हैं, वापस नहीं करते। तो वो आया। उसके बाद फिर ये रातों का शहर। अब अच्छा, रातों का शहर आने के बाद अब इनका शौकत सिद्दीकी साहब की राइटिंग का ट्रेंड चेंज होता है। यानी पहले तो मैंने जिक्र किया ना कि पहले जो तीसरा आदमी जो मजमुआ है उसमें जो अफसाने हैं वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के पस मंज़र में लिखे गए, और ज़्यादातर देही बैकग्राउंड, देही पस मंज़र में है। किसानों का इस्तेसाल है और जागीरदारी माशरे का जो सरमादारी या कैपिटलिज़म, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ट्रांजिशन है, उसके बारे में ज़्यादातर अफसाने हैं। रातों का शहर के साथ जो ट्रेंड उनका चेंज होता है, ये गालिबन 1954 में आया। पहला उनका जो है तीसरा आदमी 52 में, उसके बाद 1954 में ये आया। अभी तक इनका नावल वो खुदा की बस्ती अभी 57 में आना है। तो रातों का शहर, अब ये ज़्यादातर इसमें कराची के वाक़यात हैं। और ख़ुद ये अफसाना रातों का शहर, ये मजमुआ भी है और इसमें इसी नाम से अफसाना भी है, रातों का शहर के नाम से। और वो भी एक, यानी मैं बड़ा अफसाना, मार्कतुल आरा अफसाना मैं उसको कहूँगा। हालांकि उसमें वो अगर देखा जाए जो एक अफसाने की जो बाज़ लोग कहते हैं ना कि जो एक रिवायती एक तकसीम है कि जी एक इब्तदाइया हो, फिर एक दौरानिया हो, फिर एक इख्तितामिया हो, तो वो उस तरह का अफसाना नहीं है। ये ज़्यादातर अब यहाँ ये जो जिसको कहते हैं ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हालात जैसे चल रहे हैं, शऊर की रौं, उस हिसाब से ये चलाते हैं। और ये रातों के शहर की कहानी ये है कि एक शख्स जो है वो बेघर है और वो रात को लेटा है अपने कराची में किसी बेंच पर लेटा हुआ है किसी पार्क में सोने के लिए। और वहाँ पर कोई एक सांवले खान नाम के जराइम पेशा कोई आदमी है, वो आ जाते हैं और उनसे उनकी बातचीत शुरू होती है। तो वो कहता है कि चल मेरे साथ। तो वो दोनों निकलते हैं। वो सांवले खान जो है उनके पास एक लोहे की रॉड है, और उस रॉड से जो है वो देखते हैं कि कोई दुकान अगर खुली है तो उस दुकान के अंदर वो रॉड से उसका शटर उठा के अंदर घुस जाएं। तो वो 2-3 उसमें, वो एक ही रात की कहानी है कि वो सांवले खान जो है वो उसको साथ लिए कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर कहीं चाय पीने चले जाते हैं। फिर वो जब महीने वहाँ से आने के बाद वो फिर अब बेरोज़गार भी है, खाने को कुछ नहीं है, तो वो इधर उधर चीज़ें उठाता रहता है। और मतलब इतनी एब्जेक्ट पॉवर्टी उसमें दिखाई है कि वो फिर कूड़े में से भी खाना खाता है, ये करता है। तो और फिर आखिर में वो फिर पार्टीशन के वाक़यात होते हैं, फसादात होते हैं, तो किसी घर में घुसता है, खाली घर है, घर वाले चले गए हैं, लेकिन वो अपनी एक मुलाजमा को छोड़ गए हैं वहाँ पर। तो वो मुलाजमा उसको मिलती है, तो वो उस मुलाजमा पे पिल पड़ता है, उसको ज़ख्मी कर देता है, फिर बलवाई आ जाते हैं। वो पूरी कहानी है, एक बड़ा आइडियल उसका उन्होंने वही हकीकत निगारी में उन्होंने तातिया नाम का अफसाना ये पढ़ना चाहिए। फिर इनका एक अफसाना है कराची के माहौल में, ये खलीफा जी के नाम से एक अफसाना है। उसमें ये है कि जी अगेन अच्छा इनके ये चूँकि ख़ुद बेरोज़गारी का भी शिकार रहे और बेघरी का भी शिकार रहे, तो वो सारी चीज़ें उनके जो बायोग्राफिकल जो एक्सपीरियंसेस थे वो उनकी तहरीरों में आ रहे थे। तो उसमें ये कि वो खलीफा जी जो अफसाना है उसमें एक ऐसा शख्स है कि जिसको घर की ज़रूरत है और घर उसको मिल नहीं रहा है। तो फिर उसको कोई अगेन कोई छोटा मोटा जराइम पेशा वो मिल जाता है। वो कहता है चल मैं खलीफा जी के पास लेके चलता हूँ। तो वो खलीफा जी के पास ले जाते हैं। खलीफा जो है वो जेब कतरों का उस्ताद है,
और वो सारे जेब करते रहे। रात शाम में आके उसके पास वो अपनी जो सारी जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं वो उसके सामने रखते हैं, फिर वो बांटता है जो एक तरीक़ेकार उन्होंने दिखाया। और ये खुद कहते हैं कि मैं इनमें से ज़्यादातर चीज़ों का आई विटनेस हूँ, क्योंकि वो जेकब लाइन में रहते थे उस वक्त, और वो कहते हैं कि ये सारे वाक़यात जो है ये मेरी आंखों के सामने से गुजरे हुए हैं। और इसमें से बहुत सारे वाक़यात फिर बाद में इन्होंने खुदा की बस्ती में दोहराए भी उसमें। और तो वो खलीफा जी उसको फिर रहने के लिए कमरा दे देते हैं। और अब उसकी जो है वो फैमिली जो वो महाजिर है और उसकी फैमिली इंडिया से आ रही है, तो वो खलीफा जी से कहता है, तो खलीफा कहता है कि ठीक है इसी कमरे में रख ले। अच्छा, वहीं पर सारे जेब कुतरे भी हैं, लेकिन वो औरतों का बड़ा एहतराम करते हैं। तो एक तरफ तो वो जराइम पेशा खलीफा जी हैं जिसके सारे जेब कुतरे औरतों का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो महाजिर अतीकुल्लाह नाम है उसको ये फिक्र होती है कि ये अगर मैं बीवी बच्चों के साथ आऊँगा तो ये मेरे फैमिली तो इनके साथ नहीं रह सकती, जबकि वो खुद रह रहा है, उनसे मदद ले रहा है। लेकिन फिर वो कहता है, तो वो क्या करता है, जाके पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि ये फ़लाँ जगह जो है वो खलीफा है और ये यहाँ सारे जेब कतरे जमा होते हैं, तो आप कार्रवाई करें और इनको हटाएं। तो उसका प्लान ये होता है कि ये जब इसको पकड़ लेंगे तो वो जगह जो है वो मेरे हाथ में आ जाएगी, तो मैं फिर अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहूँगा। और जब वो पुलिस में इत्तला दे के वापस पहुँचता है तो खलीफा जी जो है ना वो ऑलरेडी गदा गाड़ी मंगवाए हुए हैं, उसका सामान भी लदवा दिया। उन्होंने कहा चल यहाँ से दफ़ा हो, तूने पुलिस में रिपोर्ट की मेरे बारे में, मैं तो तेरे लिए इतना जो है वो गुडविल रखता हूँ कि तेरी मदद कर रहा हूँ, तेरा ये हाल है। तो ये इस तरह के तजादात शख्स, यानी वो जो कहते हैं ना कि वो एम फॉस्टर ने कहीं कहा है कि जो राउंड कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर। तो फ्लैट कैरेक्टर में ये होता है कि जी वो फ्लैट कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो दिलचस्प नहीं होते, जो एक ही तरह के काम करते हैं, और जो राउंड कैरेक्टर होते हैं वो उनसे आप कुछ भी किसी भी चीज़ की तवक्का कभी कर सकते हैं। तो अब इसमें वो बड़ा एक आइडियल दिखाया है ना कि वो एक आदमी जो कि मदद ले रहा है जराइम पेशा लोगों से, और जब उसको मौका मिलता है तो वो जो जराइम पेशा तो हैं लेकिन वो इस लिहाज से शरीफ हैं कि वो इस शरीफ आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये शरीफ आदमी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस में जाके रिपोर्ट कर रहा है, और पुलिस जो है वो खलीफा जी को पहले बता देती है कि जी इसने रिपोर्ट की है। और इस तरह की कहानियाँ, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इस तरह के अफसाने हैं इनके। खलीफा जी है, फिर एक शरीफ आदमी के नाम से इनका, और ये कई अफसाने इसमें ऐसे हैं कि इनकी सबकी मेरा ख्याल है ड्रामाई तश्कील गालिबन होनी चाहिए इन अफसानों की। और रातों का शहर का मैंने जिक्र किया, खलीफा जी का जिक्र किया, इस तरह से कई एक इनके अफसाने हैं जो कि जिन पे बात की जा सकती है। अब मैं आता हूँ इनके नावल की तरफ कि ये सारे अफसाने जब ये लिख रहे थे जो सारे इसमें मौजूद हैं, जैसे ये कीमियागर का जो अफसाना है, ये 5 लकीरें के भी नाम से, बहुत से अफसाने इनके 2 नामों से शाया हुए हैं। तो कीमियागर भी एक अफसाना है, और कीमियागर का एक दूसरे मजमूए में वो 5 लकीरें के नाम से छपा है। उसमें भी यही बेघरी का एक कहानी है कि बेघरी में वो घर की तलाश है, किसी कमरे की तलाश है, और फिर अल्टीमेटली उनको वो एक मौलवी साहब होते हैं जो बड़ा अल्लाह रसूल और मक्का मुअज़्ज़मा जाने की कोशिश करते हैं कि जी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपना घर छोड़ के मक्के जाके रहूँगा। तो ये तवक्का करते हैं कि वो मक्के जाने से पहले ये जो 1-2 कमरे हैं ये इनको दे जाएंगे, और जब वो जिक्र करते हैं तो वो उसको गालियाँ दे के निकाल देते हैं। फिर कोई रंडी तवाइफ है जो उनको वो कमरा देती है कि अब मैं हैदराबाद शिफ्ट हो रही है तो ये कमरा तुम ले लो। तो वो मंटो की तरह का आपको उसमें वो मिलता है कि जी बदी के जो कैरेक्टर हैं, जराइम पेशा कैरेक्टर, उनमें जो अच्छाई का पहलू निकाल कर पेश करना, वो इनका बड़ा कमाल था। अब खुदा की बस्ती जो आया है इनका 1957 में, उससे पहले इनके तीनों अफसानों के 3 मजमूए, 4 में से 3 मजमूए इनके 1952, 1954, 1956 में आ चुके थे। 1957 में इन्होंने वो कहते हैं तकरीबन 1 साल उनको लगा, और वो उस ज़माने में वहीं रहते थे जेकब लाइन में। और वो कहते हैं कि जिस तरह से मैं लिखता था वो शोर हंगामा आसपास, और वो अगर आपने खुदा की बस्ती देखा हो, क्योंकि ये यूट्यूब पे मौजूद है, इसकी 2-3 मरतबा इसको टेलीकास्ट भी किया है। इसकी मुख्तसर कहानी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए ये है कि जी ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर मरकज़ी किरदार जो हैं इसमें 3-4 हैं, नौजवान हैं। नौशा है, एक शामी है, एक राजा है। ये नौजवान हैं, अच्छा तालीम इतनी है नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ करें, मुलाजमत मिल नहीं रही। तो ये दिखाया है कि ये नौजवान हमारे उस वक्त का, ये 50s का नौजवान किस तरह जराइम की तरफ डाला जाता है। वो बार बार उस जराइम की उससे निकलने की कोशिश करते हैं। फिर उसी इलाके में एक कबाड़िया है जिसका नाम नियाज़ है, और वो कमरे किराए पे देता है। तो फिर वो एक फैमिली है जो सुल्ताना नाम की एक लड़की है और उसकी बेवा माँ है, वो एक कमरे में है। तो वो फिर जो कबाड़िया है वो प्लान करता है कि ये जो बेवा औरत है इससे मैं शादी करके, क्योंकि फिर एक इंश्योरेंस वाला दिखाया है जो कि जाके लोगों को कायल करने की कोशिश करता है कि आप इंश्योरेंस ले लें। तो वो फिर प्लान करता है वो कबाड़िया कि मैं बेवा से शादी करके
मैं इसको जो है वो इसका बीमा कराऊंगा, और बीमा कराने के बाद फिर वो उसको इंजेक्शन लगवा के डॉक्टर के ज़रिए, तो डॉक्टर को वो 5,000 में उसकी डील होती है कि तुम 1 साल में ये काम करोगे और इतने तवातुर से उसको इंजेक्शन लगेंगे जो कि स्लो पॉइज़न होगा, उसके बाद वो बेवा मर जाएगी। तो इसी तरह होता है, वो उसको बेवा को इंजेक्शन लगवा के मरवा देता है, और लेकिन फिर वो ख़ुद जो न्याज़ है उसका भी एंड में कत्ल हो जाता है। उसकी जो मतलब वो एक मार्वलस किस्म का उन 1950s का जो कराची है, और उस कराची क्या मेरे ख्याल लाहौर में भी कमोबेश इसी तरह के वाक़यात उस वक्त होते होंगे, लेकिन वो एक ब्यूटीफुल उसकी मंजरकशी है। और ये तीनों किरदार जो हैं, राजा, नौशा और शामी, ये बरसा बरस कोशिश करते हैं कि वो जराइम से निकलें, लेकिन उनको किसी ना किसी तरह वो जराइम की दुनिया वापस खींच लेती है। और आखिर में जो है वो ये सुल्ताना का जो भाई है नौशा, वो उसको जब पता लगता है कि मेरी माँ को इसने न्याज़ ने कत्ल करवा दिया है और अब फिर मेरी बहन पर कब्ज़ा करके बैठ गया है, तो वो गुस्से में जिससे उसका एक नाजायज़ बच्चा भी हो जाता है, यानी अपनी सौतेली बेटी, इंसेस्ट एक तरह का दिखाया है, तो वो जाके उसको न्याज़ को कत्ल कर देता है। और फिल्म के आखिरी सीन में फिर यह है कि वो नॉवेल के आखिरी सीन में यह है कि वो उसको सज़ा होती है जेल, यानी क्योंकि वो अंडर एज भी है, तो उसको कहा जाता है कि ये आप उम्र कैद की सज़ा है, तो वो कहता है मुझे आप फांसी दे दें। वो बड़े आखिरी सफ़ात जो हैं वो खुदा की बस्ती के बड़े बड़े मूविंग हैं। और उसमें 1950s का पूरा पीरियड जो है शहरी ज़िंदगी का हमारे सामने आता है। इसके बाद जो उनका अगला बड़ा, यानी जिसको एक मोन्यूमेंटल वर्क कहा जाए, वो जांगलूस है। अच्छा, जांगलूस जो है वो टोटल मिला के तो तकरीबन 2,500 सफ़ात 3 जिल्दों पर है वो। और अच्छा, जिन लोगों ने उस ज़माने में जो हमारी तरह 80s में कॉलेज में हुआ करते थे, तो और जिनको डाइजेस्ट पढ़ने का शौक़ था, तो मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत से लोगों ने वो किस्तें उसकी पढ़ी होंगी जो सब रंग में शाया होती थीं। और वो इतना मैग्नम ओपस जिसको मैं कहूँ। अच्छा, अब यहाँ टेक्निक के हिसाब से भी वो ज़रा से तब्दील करते हैं ना अपनी टेक्निक, एक जिसको डॉक्यूमेंटलिज्म कहा जाता है लिटरेचर राइटिंग में, अदब में डॉक्यूमेंटलिज्म, और दस्तावेजियत कह लें आप उसको। उसमें ये होता है कि आप जो ये एक इट्स नॉट प्योर हिस्टोरिकल नॉवेल राइटिंग। हिस्टोरिकल नॉवेल राइटिंग तो ऐसा होता है ना कि जैसे आपने वो नसीम हिजाजी के नॉवेल भी तारीख़ी नॉवेल कहे जा सकते हैं, जिसमें एक एक्चुअल तारीख़ी कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द आप ताना बाना बुनते हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम पे किसी ने नॉवेल लिख दिया तो वो तारीख़ी नॉवेल कहलाएगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटलिज्म है, डॉक्यूमेंटलिज्म में ये होता है कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स इतनी एक्यूरेसी होती है इसके अंदर कि जो लिखने वाला है उसको बहुत मेहनत करना होती है, और मेहनत करके उस ज़माने की असल डॉक्यूमेंट्स, अखबारात, बयानात, कोर्ट केसेस, तमाम चीज़ें जो हैं वो देख कर कोशिश ये जो डॉक्यूमेंटलिस्ट राइटर होता है वो कोशिश ये करता है कि अपनी तहरीर में मैं एज़ एक्यूरेट एज़ पॉसिबल चीज़ें डाल दूँ। और वो जांगलूस में इन्होंने ये किया है, जो इस लिहाज से था कि ये तजुर्बा उर्दू में इससे पहले नहीं किया गया। और किस्तें पहले तो इसकी शाया होती रही, और ये तो कोई 12 साल छपा है ये नॉवेल टोटल। 1977 में शुरू किया था, 1977 से 1988 के एंड तक, और इस दौरान में फिर इसकी 2 जिल्दें आई, फिर आखिरी तीसरी जिल्द आई। 2 बुनियादी इसमें कैरेक्टर हैं, लाली और रहीमदाद। ये दोनों जेल से फ़रार होते हैं, और जांगलूस का नॉवेल शुरू ही इससे होता है। अच्छा, जांगलूस जो लफ्ज़ है ये जांगली से निकाला है इन्होंने, और उसमें जो लाली है, लालदीन जिसको लाली कहा जाता है, वो लाली जो है वो खुद जांगली है, और उसको जो है वो जांगलूस क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा है, जराइम पेशा भी है, तो उसको जांगलूस कहा है इन्होंने। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है इस नॉवेल की ये है कि यानी ये ख़ुद लखनऊ के थे, और आके ये शुरू में कुछ दिन लाहौर और फिर कराची में रहे, लेकिन इन्होंने नॉवेल लिखने से पहले इन तमाम इलाक़ों का दौरा किया और बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ रहे, बार बार ये जाते थे। और मंडगुमरी जेल, जहाँ से इन्होंने ये दिखाया है कि ये दोनों रहीमदाद और लाली फ़रार होते हैं, और फ़रार होने के बाद फिर उनके साथ क्या होता है, और ये फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। 2 पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं, एक लाली की कहानी, एक रहीमदाद की कहानी। लाली जो है वो जांगलूस है, लेकिन वो भी जराइम पेशा है, लेकिन वो निस्बतन उसका एक सॉफ्ट हार्ट है, उसका एक नरम दिल है, उसमें अच्छाई का जज्बा है। वो ख़ुद जराइम तो करता है, लेकिन वो ख़ुद ज़ाती तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाने से उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन रहीमदाद जो है वो ईस्ट पंजाब का महाजिर है, और वो बड़ा रुथलेस है।
उसको वो किसी किस्म की वो कत्ल करने में भी माने नहीं है, उसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर उसमें नज़र नहीं आता। और ये दो कहानियाँ पैरेलल चलती हैं। और वो जिन जिन इलाकों से जाते हैं, यानी इतनी एक्यूरेसी है उसके अंदर कि वो गलियों के नाम, नदी क्रॉस करके कोटला हरकिशन नाम का एक गांव है, वहाँ गए, वहाँ से निकले, फिर पुलिस स्टेशन गए, फिर दाएं को सड़क जा रही है। और जो लोग उस इलाके के हैं वो ये बताते हैं कि इट्स ऑल एक्यूरेट, बिल्कुल। यानी वो एक एक गांव, एक एक चक का नाम, इस चक से वहाँ गए और वो फलां चक जो है वो इतने फासले पर थी, वहाँ पर उस वक्त लॉरी नहीं चलती थी, टांगा चलता था, तो टांगे का, तो ये तो एक उसका। लेकिन जो दूसरी जो डॉक्यूमेंटलिज्म है उसमें जांगलूस में, वो ये है कि उस वक्त का जो 1950s की जो सियासी जो डेवलपमेंट थी, यानी जो पहली दस्तूर साज असेंबली तोड़ी गई, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उसका जिक्र है। फिर जो नई असेंबली बन रही थी, जो सियासतदान जोड़ तोड़ कर रहे थे उस ज़माने के, उसका जिक्र है। फिर जो ख़ानदान है जिनके उन्होंने नाम लिए हैं सारे, भट्टू ख़ानदान, नवानी ख़ानदान और गिलानी ख़ानदान, कुरैशी ख़ानदान, सारे नाम जो हम आज तक देखते आए हैं, उन सारे ख़ानदानों की तफसीलात माजी कि इन्होंने कैसे अंग्रेज़ों की खिदमत की थी, उस वक्त क्या कर रहे थे, कैसे ये सियासी जोड़ तोड़ में शामिल थे। फिर महाजिर जो वहाँ से आ रहे थे वो कैसे जाली क्लेम कर करके ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे थे, वो सारी इतनी, यानी ये एक ऐसी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है एक तरह से कि पाकिस्तानी माशरे को देही माशरे को, अर्बन शहरी माशरे को समझने के लिए खुदा की बस्ती, और देही माशरे को समझने के लिए 1950 के अशरे के जांगलूस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, शायद ये इंडिया की राइटर हैं महाश्वेता देवी, उन्होंने कहीं लिखा है कि इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड रीड हिस्ट्री, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इट फेल्ट रीड लिटरेचर। अगर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ तो तारीफ़ पढ़ लें, लेकिन अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोग क्या महसूस कर रहे थे, उसके लिए अदब पढ़ना ज़रूरी है। और ये जांगलूस जो है इसमें बहुत कामयाब होता है उस पूरे मंजरनामे को हमारे सामने पेश करने में। गो के उसमें ज़ाहिर है कि जब आप पढ़ते हैं तो एक फिक्शनलाइजेशन भी है। बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जो कि बज़ाहिर आपको हज़म करने मुश्किल होते हैं, आप कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे उसमें एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो अक्सर लोग कोट भी कहते हैं कि जी वहाँ एक उस इलाके में एक दिखाया गया है जो की क्लब है, एक की क्लब, पोलिनीजियन एक की क्लब है जिसमें वहाँ के वडेरे, वहाँ के जागीरदार और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह शामिल हैं, जो कि वहाँ एक क्लब में एक कोठी है, वहाँ पर वो जमा होते हैं। और वो की क्लब होता है कि उसमें वो अपनी, जिसको वाइफ स्वैप कहते हैं ना, बीवियाँ बदलना, कि वो की होती हैं, की फैला दी जाती हैं और उसको किसी को पता नहीं होता कि ये की लेके मैं जाऊँगा तो मैं किसकी बीवी के साथ सोऊंगा। अब ये जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि यार ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो इन्होंने चवल मारी है, यानी ये है नॉवेलिस्ट टाइप की है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई जो उस इलाके के हैं, और उस जैसे हमारे दोस्त हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे दोस्त नज़ीर लगारी साहब, हमारे उस्ताद, मैं उनको मानता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, सीनियर सहाफ़ी, उनसे काफ़ी तफसील, क्योंकि ये खुद नज़ीर लगारी साहब भी बड़े करीब रहे शौकत सिद्दीकी साहब के, और वो हैं उसी इलाके के, डेरा गाजी खान और आसपास के सारे इलाके हैं, क्योंकि ये पूरा जांगलूस जो है डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, मोंटगोमरी, इनमें मुजफ्फरगढ़, इनमें ज़्यादा सारे वाक़यात उन्होंने दिए। तो वो ये बताते हैं कि नहीं, ये सारे वाक़यात दुरुस्त हैं, ऐसा होता था। ये सारी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही क्रिएट किया है। बहुत सारी चीज़ें इनमें, ज़ाहिर है कुछ उसमें तड़का लगाया होगा, वो कहते हैं ना कि बढ़ा ही देते हैं कुछ ज़ेब दास्तान के लिए, तो कुछ ज़ेब दास्तान भी उसमें होगा, उसके बगैर तो फिक्शन होता नहीं। लेकिन उसका बेसिक प्रेमिस जो था वो वाकई में ऐसा ये लोग करते थे। और उसमें कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें ये औरतों को इस्तेमाल करते हैं, आला अफसरान को अपनी बीवियाँ पेश करना, औरतें पेश करना। अच्छा, फिर उसमें ये दिखाया है कि भट्टों का एक पूरा चैप्टर है जिसमें भट्टों में कैसे तशद्दुद होता है, निजी जेल कैसे काम करती हैं, निजी हरम कैसे काम करते हैं जागीरदारों के। इतनी तफसील से उन्होंने बताया है और ऑलमोस्ट एक्यूरेट। मैं समझता हूँ कि अगर वो 90% भी एक्यूरेट है और 10% उसमें अगर ख्याल आ रही है, तब भी वो एक मॉन्यूमेंटल वर्क है। और ये बहुत ज़रूरी है जांगलूस को पढ़ना उस दौर के पाकिस्तान को समझने के लिए। उसके बाद यानी हमने इस पे बात कर ली, इनके खुदा की बस्ती पे, जांगलूस पे। और दो इनके और नावल हैं, एक कोका बेली के नाम से पहले छपा था, फिर उन्होंने चार दीवारी के नाम से छापा, वो लखनऊ के बारे में है। और वहाँ पर लखनऊ की चार दीवारी के अंदर जिन ख़वातीन को बंद रखा जाता था, जिनको 10 पर्दों में निकलना होता था,
तो वो ख़वातीन किस किस्म की नफसियाती और जिनसी कजरवी का भी शिकार हो जाती थी, महरूमियों का भी शिकार हो जाती थी, उनको बड़ी तफसील से उन्होंने उस नावल में बताया है, जो पहले कोका बेली के नाम से छपा, बाद में वो चार दीवारी के नाम से छपा। फिर उनका आखिरी नावल जो कि इतना अच्छा नावल नहीं है, वो कमी गाह के नाम से, वो भी इंडिया के पस मंज़र में, और वो भी किसान और ये ट्रेड यूनियन और किस तरह से मजदूरों को किस तरह ट्रेड यूनियंस को तोड़ा जाता है उसके बारे में। लेकिन मॉन्यूमेंटल वर्क इनके ये दो हैं। एक तो कुछ अफसानों का मैंने आपसे जिक्र किया, जो ख़ास इनके बड़े बड़े अफसाने हैं उनका मैंने जिक्र किया, 5-7 बड़े अफसाने जो हमें पढ़ने चाहिए, पढ़ने तो सारे ही चाहिए वैसे। नावल इनका जो है ये खुदा की बस्ती और जांगलूस, ये दोनों ज़रूर पढ़ने चाहिए। अब आखिर में सवाल जवाब पे आने से पहले जो मैंने पहले बात की थी वो मुझे याद है कि इनको मैं प्लेस कहाँ पर करूँगा, यानी उस वक्त के जो लिखने वाले थे उसमें इनका मकाम क्या है। देखें, ये बड़ी वैसे तो कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा बात होती है कि किसी के बारे में आप कोई हतमी राय दें और कहें कि जी कौन बड़ा था कौन छोटा था, लेकिन इनका अपना कंट्रीब्यूशन है। ये इस लिहाज से इनका बड़ापन मेरा ये ख्याल है कि अफसानों की वजह से नहीं है। इनको जो मैं मकाम देता हूँ एक बड़े राइटर का, वो क्योंकि उस वक्त जैसे मैंने जिक्र किया ना कि उस वक्त दूसरे अफसाना निगार गालिबन इनसे बेहतर अफसाने लिख रहे थे, तो इन अफसाना निगारी में मैं इनको वो जो टॉप के जो 5 अफसाना निगार हैं उनमें मैं इनको शामिल नहीं करूँगा। लेकिन नावल निगारी में मैं इनको ज़रूर, अगर कोई मतलब मुझसे पूछे, जैसे मैंने कहा ना कि 5 अगर बड़े नावल उर्दू के 100 साल में कोई मुझसे पूछे तो उसमें 5 अगर पूछे जाएंगे तो उसमें खुदा की बस्ती लाजमी आएगा। यानी अगर हम शुरू करें तो उमराव जान से, मेरी अपनी राय है, मतलब जाहिर है इस पर ये आर्ग्यूबल बात है, इस पर डिबेट हो सकती है, शायद अभी हम करें भी, तो उसमें पहला मैं उमराव जान को कहूँगा, दूसरा गौदान जो मुंशी प्रेमचंद का नावल आ जाता है उसमें, जी गौदान, गाय ना, गौदान, वो बहुत अच्छा नावल है, वो 300-350 सफ़े का नावल है, लेकिन बहुत अच्छा नावल है। अब अच्छी बात यह कि ये सब इस पर पिक्चराइजेशन इंडिया में की है उन्होंने, और ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो अगर जिसको पढ़ने का शौक़ नहीं है, देखने का शौक़ है, जी गौदान पे भी है, उसी नाम से, गौदान के ही नाम से है, सीरीज़ है पूरी, वो मतलब एक फिल्म नहीं है, ये एक पूरा उन्होंने ड्रामा सीरीज़ बनाई थी, उसमें कई मेरे ख्याल है कि 1 दर्जन भर उसकी किस्तें हैं, तो वो उसमें ज़रा सब्र चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है वो डिटेल में जा रहे हैं तो उसको देखना, लेकिन ये कि वो अच्छा है। और उसके बाद मैं खुदा की बस्ती को रखूँगा, और जाहिर है कि जी नहीं, नंबर की तो बाद में बात करेंगे ना, जो 5 टॉप के 5, अब इन 5 में से बड़ा कौन होगा वो भी डिबेटेबल बात है, जिसमें उदास नस्लें, आग का दरिया, उदास नस्लें और आग का दरिया, ये 5 नावल जो हैं, ये मेरे ख्याल में अगर कोई मुझसे कहे कि जी 5 टॉप के नावल उर्दू के 100 साल के निकाले जाएं तो उसमें बिलाशुबा खुदा की बस्ती जो है वो आता है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि 10 निकालें तो उसमें फिर जांगलूस डालूंगा मैं। जांगलूस को मैं टॉप पे नहीं रखूँगा, टॉप 5 में शामिल नहीं करूँगा, वो उसके रीज़न पे बात हम कर सकते हैं। तो वो जो मकाम की हम बात कर रहे थे, तो मैं इनका मकाम बहैसियत एक नावल निगार के ज़्यादा बड़ा समझता हूँ। अफसाना निगार के तौर पर इनके अफसाने, मैं जैसे मंटो का मैंने कहा कि मंटो जो थे, मंटो के अफसाने अब देखना खोल दो हिला देता है आपको। आप यानी अगर पहली दफ़ा पढ़ें उसको, मुझे याद, मैं आई वॉज अ टीनेजर जब मैंने ये पढ़ा था, तो आप तो कुछ देर तक तो बस सन्नाटे में आ जाते हैं ना। वो उसकी जो उसका एंड है उस अफसाने का, उसकी जो मुख्तसर चंद सफ़ों का अफसाना हिला देता है आपको। अच्छा, इसी तरह कृष्ण के उस वक्त के अफसाने, हम वैशी, जो फसादात के पस मंज़र में जो कृष्ण ने लिखा है, हम वैशी हैं, पेशावर एक्सप्रेस, ये ऐसे नावल हैं। गद्दार, उसका नावलेट जो है कृष्ण का गद्दार, वो आप पढ़ें, वो मतलब मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत आगे, बहुत एडवांस लेवल के वो अफसाने हैं। तो मैं इनको अफसाना निगारी में टॉप 5 में मैं मेरी ज़ाती राय में ये आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे, लेकिन टॉप 5 में ये नहीं आएंगे। लेकिन नावल निगारी में बिलाशुबा ये टॉप 5 में भी आते हैं और टॉप 10 में भी आते हैं। और वो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि इन्होंने जो टेक्निक लगाई, ये अनप्रेसिडेंट, जो अफसाने इन्होंने लिखे वो अनप्रेसिडेंटेड नहीं थे। यानी उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि जो इससे पहले नहीं की गई, उससे मिलती जुलती चीज़ें लिखी जा रही थी। लेकिन खुदा की बस्ती जैसी चीज़ कोई नहीं है, जांगलूस जैसी चीज़ कोई नहीं है।
आप बता नहीं सकते कि उर्दू लिटरेचर में कि आप खुदा की बस्ती के टक्कर का उस वक्त का कोई नावल, बाद में लोगों ने कोशिश की, लेकिन खुदा की बस्ती का उस वक्त का एक टक्कर का नावल था और ट्रेंड सेटर था, और यही उसकी मकबूलियत का राज था। और जांगलूस का भी है, ये डॉक्यूमेंटलिज्म किसी और ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने किया और बहुत एक्यूरेटली और बहुत कामयाबी से किया। तो यहाँ मैं अपनी गुफ्तगू को रोकता हूँ, जो आपके सवाल हों तो आप प्लीज़ कर लें। अच्छा, पहला आपका सवाल ये जो आपने इन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया और इस पर काफ़ी बात की जाती रही है अदबी हलकों में कि ये क्या बात थी कि, और ये अच्छा इस सवाल को उठाकर शौकत सिद्दीकी साहब की तरक्की पसंदी पर भी सवाल उठाया गया ना, और उसमें कुछ ज़ाहिर है कुछ बैकग्राउंड उसका होगा, मतलब ये कि दौर अयूब खान का है और अयूब खान के दौर में आदमजी अवार्ड खुदा की बस्ती को मिलता है। अच्छा, उस वक्त एक राइटर्स गिल्ड बनता है। राइटर्स गिल्ड जो है वो ज़ाहिर है उसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी, जिसमें कुदरतुल्लाह शाहब जैसे लोग शामिल थे, जमीलुद्दीन आली, ये सारे हुकूमत के परवरदा लोग थे, इब्न इंशा भी सरकारी मुलाजमत। तो बाज़ लोग ये सवाल उठाते रहे हैं कि शायद जो इस वजह से कि इनके अवार्ड भी मिला और फिर बाद में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उस पर वो बनी, लेकिन चूंकि वो पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, जांगलूस की चंद किस्तें ही आई थी कि वो बंद कर दिया गया। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात थी जो ये इशारा किया जाए कि शायद वो कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, जिस कंप्रोमाइज़ की वजह से उनको ये मिला। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा था। वो हर हालत में एक तरक्की पसंद, एक मार्क्सी थे, वो ख़ुद बरमला कहते भी थे। अब वो राइटर्स गिल्ड में क्यों शामिल हुए या उन्होंने वो आदमजी अवार्ड क्यों, तो क्योंकि उस वक्त कहा यह जाता है कि आग का दरिया भी उस रेस में शामिल था। तो यहाँ पर दो वर्जन है, कुछ लोग कहते हैं कि आग का दरिया को मिलना चाहिए था, आग का दरिया को नहीं मिला। अच्छा, अब अगर आप मुझसे पूछें तो आग का दरिया बहुत बड़ा नावल है। अब फिर अब दूसरे सवाल पे आना पड़ता है कि अब ये क्या मुनासिब रवैया होगा कि मैं ये कहूँ कि जी आग का दरिया जो है वो खुदा की बस्ती से बड़ा नावल है। अब इन दोनों का स्कोप अलग अलग है ना। वो एक बड़ा दूसरा मॉन्यूमेंटल वर्क है जो इसका स्कोप है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कैसे उसको लेके वो यहाँ तक आती हैं, बहुत बड़ा नावल है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में, अगेन आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई मुझसे पूछे और और ये सवाल मेरे जहन में आता है कि यार मैं ज़रा मवाजना तो करूँ चीज़ों का कि भाई ये नावल है, ये नावल है, ये नावल है, तो मैं अपने आप से भी तो पूछूं कि इसमें मुझे क्या बात अच्छी लगी है और क्यों लगी है, इसमें क्या बात है क्यों अच्छी लगी है। तो और उस पर फिर बाद में मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ये नावल बेहतर लगता है, और फिर मैं ये कहूँ कि यार ये 5 नावल मुझे अच्छे लगते हैं। तो हो सकता है ये रवैया दुरुस्त ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब राइटर्स गिल्ड में क्यों शामिल हुए या उन्होंने वो आदमजी अवार्ड क्यों, तो क्योंकि उस वक्त कहा यह जाता है कि आग का दरिया भी उस रेस में शामिल था। तो यहाँ पर दो वर्जन है, कुछ लोग कहते हैं कि आग का दरिया को मिलना चाहिए था, आग का दरिया को नहीं मिला। अच्छा, अब अगर आप मुझसे पूछें तो आग का दरिया बहुत बड़ा नावल है। अब फिर अब दूसरे सवाल पे आना पड़ता है कि अब ये क्या मुनासिब रवैया होगा कि मैं ये कहूँ कि जी आग का दरिया जो है वो खुदा की बस्ती से बड़ा नावल है। अब इन दोनों का स्कोप अलग अलग है ना। वो एक बड़ा दूसरा मॉन्यूमेंटल वर्क है जो इसका स्कोप है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कैसे उसको लेके वो यहाँ तक आती हैं, बहुत बड़ा नावल है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में, अगेन आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई मुझसे पूछे और और ये सवाल मेरे जहन में आता है कि यार मैं ज़रा मवाजना तो करूँ चीज़ों का कि भाई ये नावल है, ये नावल है, ये नावल है, तो मैं अपने आप से भी तो पूछूं कि इसमें मुझे क्या बात अच्छी लगी है और क्यों लगी है, इसमें क्या बात है क्यों अच्छी लगी है। तो और उस पर फिर बाद में मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ये नावल बेहतर लगता है, और फिर मैं ये कहूँ कि यार ये 5 नावल मुझे अच्छे लगते हैं। तो हो सकता है ये रवैया दुरुस्त ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दूसरों को मौका देते हैं। बस एक बात कि मैंने याद किया कि इनमें इस तजरिए में क्यों ना 21वीं सदी के जदीद नावलों को भी शामिल कर लिया जाए और फिर ये रेटिंग की जाए। आप सजेस्ट करें कौन किसको शामिल करें। देखें, अभी मुख्तार ने लिखे हैं मुखली में मार्ग और ये नगर, वो शमसुर रहमान फारूकी हैं, उसके बहुत सारे। शमसुर रहमान फारूकी, यू आर राइट।
लेकिन उस पर भी इशूज़ हैं। अब वो शम्सुर रहमान फारूकी पे हम बात नहीं कर रहे, वो बहुत बड़े नक्कात हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन जो उनके कई चांद से सरे आसमान में भी जो उनकी मिसोजिनी है ना अंदर से, ख़वातीन के बारे में जो उनका रवैया है, वो उस पर किसी और वक्त बात करेंगे, वो उस पर आप ही करें एक सेशन कई चांद से सरे आसमान, उसमें बहुत बड़े झोल हैं। एक एक्यूरेसी है उसमें, लेकिन वो झोल उसमें बड़े, लेकिन वो बिलाशुबा एक बड़ा नॉवेल है, टॉप 10 में मैं उसको शामिल करूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। अच्छा, मुस्तनसर हुसैन तारर हाईली ओवररेटेड राइटर है मेरे ख्याल में। अब आप अगेन, ये मेरी राय है, वो हाईली ओवररेटेड राय है। मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश की है, सिवाय एक, उन्होंने सैकड़ों चीज़ें लिखी हैं, सिवाय एक दो चीज़ों के कोई मुझे तो किसी चीज़ ने अपील नहीं किया। बिल्कुल वो हाईली नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। वो उनकी राइटिंग का एक अपना अंदाज़ है, वो एक दूसरी तरफ ले जा रहे थे। वो बड़े नावल मैं उनको नहीं कहूँगा। जैसे अब यानी उस दौरान में पैरेलल कौन से थे, ये अब हम बात कर रहे हैं वही एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी की बात हो रही है ना, 1899 और 1900 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो उस वक्त जो सबसे बड़ा नाम मेरे, जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा बड़े लिखने वालों में, वो मिर्ज़ा हादी रुस्वा हैं। वो उसमें बाकी नाम तो हैं, उस तारीख़ी और इस्लाही ट्रेंड है उसका, उनका अपना जो भी होगा, लेकिन मैं उसको एक बड़ा मातुतुलारा नावल मैं नहीं कहूँगा। ज़ाती तौर पे दोस्तों को, जहाँ हमारे दोस्त हैं डॉक्टर जुल्फ़कार हैदर, वो अब कनाडा चले गए, वो खुद इंग्लिश के प्रोफेसर थे यहाँ, ये फारूक जानते हैं उनको। तो वो कहते हैं कि मैं उसी इलाके का हूँ, सारा इलाका मैंने देखा हुआ है, और वो कहते हैं कि मैंने जब ये जांगलूस हम पढ़ रहे थे तो हमें ये पता नहीं था कि ये लखनऊ के, और हम समझते थे कि शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं वो यहीं के कहीं के हैं, और बाद में पता लगा कि ये तो यहाँ के हैं ही नहीं। तो ये है जी। और कोई किसी ने हाथ उठाया? जी फारूक और फिर रऊफ साहब जी। तो खुदा की बस्ती जब पहले नया दौर में छपा एक नावल की सूरत अंधी गलियां जी, वो जो मसला है वो अभी क्या मौजूद है, या वो कहीं दोबारा पब्लिश हुआ, या वो नया दौर का शुमारा आपने कभी देखा हो? या देखें, वो ये खुद ये कहते हैं, अपने कई इंटरव्यूज़ में इन्होंने ये बात कही है कि मैं अपने मुसव्वदात को तब्दील करता रहा हूँ, और वो फिर उसको जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि और भी बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ करते हैं, तो ये भी ये कहते हैं कि जी मैंने उसको रिवाइज़ किया। तो ये दैट इज़ नॉट दी एग्जैक्टली द सेम। वो जो पहला वाला मुसव्वदा मैंने नहीं देखा, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने उसमें रिविज़न मैंने की। नहीं है, जांगलूस के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, यानी ये तकसीम के जो वाक़यात हैं, यानी शौकत साहब की एक बात और है जिनका जो डिफरेंस है ना दूसरों से, शौकत साहब ने फसादी नावल नहीं लिखे, जिसको वो कहते हैं ना कि वो फसाद के दौरान के जो कृष्ण का हमने बात, कृष्ण के नावल हैं, मंटो के हैं, जो तकसीम के जो फसादात थे, जो मारकाट हो रही थी, उस पर इनका कम है। इनका शौकत साहब का जो था कंट्रीब्यूशन वो ये था कि वो उसके बाद इमीडिएट बाद जो लोग जिस टॉर्चर से गुजर रहे थे, और उसमें वो रिफ्लेक्ट करते हुए कुछ बताते हैं। जैसे अब ये जांगलूस में जगह जगह ये जिक्र है, जैसे जमीला का किरदार। अब जमीला का पूरा किरदार जो है वो एक हिंदू औरत पार्वती लाहौर में पढ़ रही है, तकसीम हो जाती है, वो उसको अगवा कर लिया जाता है, अगवा करने के बाद वो इधर उधर मतलब उसको बेचा जाता है, घर घर उसके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। फिर फाइनली वो अल्लाह वसाया नाम का एक है, उसके पास वो पहुंचती है, वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन वो पूरा तकसीम का जो कर्ब है और वो तकसीम के जो असरात औरतों पर ख़ास तौर पे पड़े हैं, उसको उन्होंने पसमंज़र में रखा है, और उसको बार बार वो लाते हैं और उसके असरात दिखाते हैं। फिर स्मगलिंग हो रही है कि अभी मतलब 50s है ना, तो 50s तक जो है वो बॉर्डर ऐसी नहीं थी, पोरस थी बॉर्डर, आते जा रहे थे, तो वो उसके भाई वहाँ से, यानी जो हिंदू भाई हैं वो आते हैं उनसे मिलने के लिए, ये सारा। तो ये ठीक नहीं है बात कि वो तकसीम का जो इतना बड़ा वाक़या था वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट, जांगलूस में तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बार बार करता है वो नूर-इलाही, चौधरी नूर-इलाही जो रहीमजादा नाम अस्यूम करता है, वो एक जाली क्लेम के ज़रिए लेके इब्तदाई 15 साल हैं, उसमें असलम अज़हर साहब की बहुत गहरी छाप है टीवी पे, और द क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उन्होंने इतना बड़ा, क्योंकि ये खुदा की बस्ती उस वक्त टीवी पर दिखाना, यानी पहला इसका हुआ है लेट 60s में, पहली जो ड्रामाटाइजेशन हुई है इसकी फिल्म बंदी, मेरे ख्याल 67 या 68 की बात है, अयूब खान के दौर की। अभी टीवी 4-5 साल ही पुराना है। और खुदा की बस्ती में इंसेस्ट है, इंसेस्ट इस तरह से है कि वो सौतेली बेटी सुल्तान, यानी वो जो शादी कर लेता है और वो अपनी बीवी को, जो बेवा जिससे शादी करता है, उसको इंजेक्शन लगवा के मरवा देता है,
और फिर वो अपनी सौतेली बेटी को रेप करता है, उससे उसका एक नाजायज़ बच्चा होता है। अब ये टीवी पे दिखा देना उस ज़माने में कि एक सौतेले बाप ने सौतेली बेटी को रेप किया और उसका बच्चा हुआ और फिर वो उसका भाई जो है उसको कत्ल करता है, तो ये आज के दौर में दिखाना मेरा ख्याल है नहीं। अब इस बात को 50 साल हो चुके हैं, अगर कोई ऐसा इंसेस्ट का वाक़या ये जो हमारे जो उरिया मकबूल जान और ये सारे अंसार अब्बासी ये छत से लग जाएं। हाँ, अब ये कह सकते हैं, अब यही बात अगर एतराज़ उठाया जाए तो वो कराची के बारे में कि जी कराची में आपको बस यही नज़र आया, कराची खुदा की बस्ती जो है वो कराची का सारा जराइम पेशा और निश्चित तबका, तो ये एतराज़ उस पर भी किया जा सकता है कि यार कराची में आपको अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आई। तो अब ये शौकत साहब खुद असल में वही बात है ना कि अगर ख़ानदान में अगर किसी की शादी अच्छी चल रही है तो ये खबर नहीं है। खबर ये बनती है कि कुछ हो रहा है, तो वो मसाला वहीं पे आता है ना, जो कहानियाँ, जो र्यूमर्स, जो अफसाने जो सारे गढ़े जाते हैं, है ना। 2 people लिविंग हैप्पीली इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। ये वही बात है ना कि किसी ने शायरी का भी कहा। खैर बहरहाल छोड़ें इस बात को। समझ के आपका सवाल, और ये अच्छा सवाल इसलिए है कि देखें जो जानरा है, जो सिन्फ है, असनाफ़ अदब जिनको हम कहें, तो उसमें हर सिन्फ का एक अपना मज़ा है ना। इसी तरह से अब जो नावल के जो हमने 4-5 ट्रेंड की बात की कि इस्लाही नावल, तारीख़ी नावल, फिर रुमानी तहरीर, रुमानवी तहरीक आई, फिर तरक्की पसंद तहरीक, हकीकत निगारी, डॉक्यूमेंटलिज़म, इस सब का अपना चस्का, एक अपना एक मज़ा है। तो आप ये हम तवक्का नहीं कर सकते कि वो कोई एक जानरा इसमें तारीख़ी नावल, जैसे आपने फिरदौस बरी का हवाला दिया, फिरदौस बरी भी अच्छा है, उसकी एक अपनी अच्छाई है, दो कि मैं उसको एक ग्रेट अजीम नावल नहीं मानता, लेकिन वो उसका अपना एक है कंट्रीब्यूशन। तो अब ये तवक्का करना कि भाई इसमें ये होना चाहिए था वो नहीं हो। अब मैं मिसाल देता हूँ ना, अभी जदीद लिखने वालों में, इंग्लिश लिखने वालों में हिलरी मैंटल का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने वुल्फ हॉल और ये नावल लिखे, बड़े मोटे मोटे 800-800 सफ़ों के, और डॉक्यूमेंटलिज्म की शानदार मिसाल है वो इस लिहाज से कि उन्होंने जो ब्रिंगिंग अप द बॉडीज़ एक है, तो वो 15वीं और 16वीं सदी के कैरेक्टर्स को, जैसे वो टॉमस मोर का कैरेक्टर, उसमें जो ये किंग हेनरी VIII के कोर्ट की जो चीज़ें हैं, तो वो इतना एक्यूरेसी है। डॉक्यूमेंटलिज्म अगर देखना है तो वो खासा मोटा नावल है, 2 नावल उनके बड़े मशहूर हुए हैं, एक तो वुल्फ हॉल बड़ा मशहूर है, उसमें वो लाइब्रेरीज़ में जाके कई साल उन्होंने काम किया, उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स निकाली, जो उस वक्त की चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थी वो सारी पढ़ी, और वो आप नावल पढ़ें तो वो इतना एक्यूरेट है हिस्टोरिकली वो भी। अब ये एतराज़ किया जा सकता है कि यार ये अदब है या तारीख़ है। अब ये ज़ाहिर है मैं कुछ अदब ऐसा पढ़ूंगा कि जिसमें तारीख़ ना हो, जिसमें नफ्सियात हो, कुछ अदब में ऐसा, अब जैसे अगर इसका आप वही करना चाहें, मंटो के साथ करना चाहें, तो मंटो के जो अफसाने हैं, मंटो की जो तहरीरें हैं, उसमें आपको क्या नज़र आता है? उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटलिज्म नज़र, उसमें वाक़यात हैं सारे, उसमें साइकोलॉजी है ना, आपको साइकोलॉजी नज़र आती है, वाक़यात जो आपको हिला देने वाले वाक़यात हैं, तारीख़ पस मंज़र में है। इसमें इन्होंने तारीख़ को डाला है, तारीख़ को, पूरा तारीख़, अगर किसी वो बात करते हैं मज़ारियों की, तो मज़ारी, जैसे एक उनका अफसाना है शौकत सिद्दीकी का तरखान, कौन सा तरखान, अब मैं वो अफसाने जो बहरहाल उसमें एक तरखान, एक हिंदू कैरेक्टर है, बलूचिस्तान के इलाके में, कोहिस्तानी इलाके में एक हिंदू कैरेक्टर है, 2 कबीले हैं, रुस्तमानी और एक और कबीला है, उनकी लड़ाई हो गई है, और वहाँ पर एक हिंदू बढ़ई है जो रहता है, और वो बलोचों की ये ट्रेडिशन है कि अगर कोई अक़लियत का बंदा बीच में आ जाए तो लड़ाई रोक देते हैं, तो वो बीच में आता है, वो तरखान हिंदू, और वो हाथों से तलवारों को रोकता है, उसके दोनों हाथ कट जाते हैं उसमें। तो अब ये सारी उस वक्त की जो सारी जो बलोच इलाके की जो रिवायात है, रस्म है, उसको बड़ा एक्यूरेटली उन्होंने दिखाया है। अब इसमें कोई ऐसी तारीख़ नहीं है, लेकिन उसका अपना मज़ा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि अगर कोई इसमें दिलचस्पी नहीं रखता डॉक्यूमेंटलिज्म में, क्योंकि ये एतराज़ बहरहाल लोगों ने किया है कि यार इट्स टू टैक्सिंग, बहुत ये, जैसे खुरतुल ऐन हैदर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस नावल के जब उनको आग का दरिया को अवार्ड नहीं मिला और खुदा की बस्ती को मिला, तो अब ये कोट किया गया था ना, दरोग बर गर्दन रावी, के वाकई उन्होंने कहा या नहीं कहा, लोग वैसे एट्रीब्यूट भी करते थे कि उन्होंने खुरतुल ऐन हैदर ने कहा कि भाई ये क्या इसको अवार्ड दे दिया, ये तो सहाफ़ती नावल है। अच्छा, और वो कर इसलिए पाए क्योंकि ये सहाफ़त में थे, पूरी 20-25 साल उन्होंने सहाफ़त में गुजारी थी, तो सहाफ़त का फ़ायदा ये होता है कि वो ख़बरें, वाक़यात के कहाँ वाक़या, वो सारी आपकी नज़र से गुजर रही है, छोटी छोटी खबर गुजर रही होती है कि फ़लाँ गाँव में ये हुआ, फ़लाँ गाँव में ये हुआ, फ़लाँ गाँव में ये हुआ, तो वो सारे उनके
जहन में था एक्यूरेटली, वो बहुत सारी खबरें, तो इसलिए वो जांगरूस पे बिल्कुल ये कहीं कहीं गुमान होता। देखें, ये तो खुद शौकत सिद्दीकी या जो तरक्की अगर वो मुंशी प्रेमचंद का जो खुतबा है जिसमें 1936 का जो बड़ा अक्सर कोट किया जाता है, जिसमें उन्होंने तरक्की पसंदी की तारीफ़ की है, उसी को अगर पढ़ लें तो 2-3 बुनियादी नुकात उनके आते हैं ना। वो ये कहते हैं कि जी हर ऐसा अदब जो कि नंबर 1 तबक़ाती शऊर और तबक़ाती जो इस्तेहसाल है उसको वो वाज़े करे, और फिर ये कि अब बाज़ लोग उसमें कहते हैं कि जी लोगों को जद्दोजहद की तरफ उकसाए, या जो माशरती नाइंसाफ़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जज्बात हों कि आप ये कोई पढ़ें और आप कहें कि यार ये समाजी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो एक तारीफ़ ये है। तो अब इस अगर तारीफ़ को अप्लाई करें तो इवन वो राइटर्स के जो अपने आप को तरक्की पसंद नहीं कहते थे, उनकी बहुत सी तहरीरें तरक्की पसंदी में आएंगी बेशक। उसमें अब मंटो जो है, मंटो को तो इन्होंने तरक्की पसंद उन्होंने डिसोन भी किया था शुरू में, लेकिन अब उसमें जो बहुत से उसके अफसानों में तबक़ाती शऊर बिल्कुल सब वाज़े आता है, नज़र आता है कि यार ये तबक़ाती इस्तेसाल इसमें आपको दिख रहा है। बाज़ में कोई तबक़ाती वो नहीं है, सिर्फ प्योर एक वाक़या है। तो इस तरह की कोई लगी बंदी डेफिनेशन तरक्की पसंदी की नहीं जा सकती, लेकिन ये बात बहरहाल है कि वही ऐसा अदब के जो आपको तबक़ाती इस्तेसाल वाज़े करे, समाजी इंसाफियों के बारे में आपका शऊर, समाजी शऊर बढ़ाए, वो है। मतलब जो कि प्योर रूमानी ना हो, अगर कोई प्योर रूमानी कहानी है तो शायद उसको तरक्की पसंद कहना मुश्किल होगा। अब सज्जाद यल्दरम की कहानियों को तरक्की पसंद कहना मुश्किल है, लेकिन उससे 15-20 साल पहले जो उमराव जान जो लिखा गया वो बिल्कुल उसमें आएगा। लेकिन अब देखें ना, कहीं पर ये भी होता है, वही आपकी बात की तरफ मैं आ रहा हूँ कि जो जैसे अब जो पूरी जो दुनिया भर का जो अदब है, उस अदब में जो सबसे बड़ा नावल कहा जाता है इंटरनेशनली, किसको कहा जाता है? तमाम पूरे अदब में वॉर एंड पीस। अच्छा, अब वॉर एंड पीस और आयना करेनिना दोनों तॉल्स्टॉय के हैं। अब इन दोनों में, अब टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस को कहा जाता है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो तमाम अदब जो दुनिया भर में तख्लीक हुआ है उसका सबसे बड़ा नावल। अब उसको आप पढ़े, मैं तो चूँकि मेरी थोड़ी प्रोफेशन से रूसी में भी रही है, मैंने ओरिजिनल में भी पढ़ा है उसको, तो उसके दर्जनों सफ़ात ऐसे हैं जो आपको इंतहाई बेइंतहा बोर करते हैं। फ़लसफ़े पे डिस्कशन है जो चली जा रही है, इतनी बात चीज़ें आप पढ़ के यानी आपको लगता है कि यार सफ़ों को आगे बढ़ाओ, तेज़ी से आगे बढ़ो। तो अब अगर किसी तहरीर को पढ़ने में आपको ये फीलिंग आ जाए कि यार आगे बढ़ो, तो क्या उसको दुनिया का सबसे बड़ा नावल करार दिया जा सकता है? लेकिन कहते हैं बड़ा अदब हमेशा डाइग्रेस होता है। अच्छा, फिर आना करेनिना, अब ये दोनों की का फोकस अलग है। जो वॉर एंड पीस है वो एक मॉन्यूमेंटल पीस है, इतना उसका स्पैन तारीखी पूरा पस मंज़र है। आना करेनिना जो है वो एक बुनियादी किरदार ऐना का, औरत का एक किरदार है, उसका जिनसी और नफ्सियाती और वो सारी चीज़ें उसमें बयान की गई हैं। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों में आना करेनिना इज़ अ ग्रेटर नावल दैन वॉर एंड पीस, इस पर लिखा गया है बहुत। तो अब ये फैसला कौन करेगा कि कौन सा नावल अच्छा है? शौकत सिद्दीकी जो है वो मेरे भी बड़े पसंदीदा राइटर हैं, और मेरे लिए ये बड़े एक दुख की बात है कि उनका जिक्र उस तरह से नहीं होता, और वो पिछले 20-25 सालों में ऐसा लगता है कि वो साइड लाइन पर चले भुला दिए गए हैं। वरना अपने ज़माने में 50s, 60s, 70s में उनका बड़ा नाम था और मकाम था। तो वो उसकी वजह शायद आपने डिस्कस की होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि वो साइड लाइन हो गए और उनको वो मकाम नहीं दिया जाता, और ख़ास तौर पर उनके अफसानों का। तो उनके मैं अफसानों का बड़ा उनका एक मद्दाह हूँ, लेकिन अफसाने की आप देखें जो मुख्तसर जो हमारे यहाँ मज़ामीन है या उसकी तारीख़ लिखी जाती है, तो उसमें भी शौकत सिद्दीकी को नज़रअंदाज किया जाता है। वरना वो मेरे ख़्याल से बड़े अहम अफसाने निगार हैं, और जो उस दौर में 50s, 60s के जो बड़े अफसाने निगार हैं, तो उनके अंदर उनको गिना जाना चाहिए। लेकिन उनका आपने देखा होगा कि मंटो, बेदी, गुलाम अब्बास, इस्मत और इस तरह के बाद में इंतज़ार हुसैन वगैरह, इनके नाम तक महदूद मतलब रहते हैं लोग, और शौकत सिद्दीकी का उसमें जिक्र नहीं आता। अगर मैं एक जुमला ऐड करूं तो मिर्ज़ा हामिद बेग ने एक मोटी किताब लिखी है उर्दू अफसाने की रिवायत, उसमें उन्होंने 65 बड़े अफसाना निगारों का जिक्र किया है, शौकत सिद्दीकी का जिक्र ही नहीं जी जारी। तो खैर वो उसमें बड़े और भी उन्होंने घपले किए हैं, वो एक अलग ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो
वो खैर इसके फारूक आजम के बड़े दोस्त हैं, तो ये तो शौकत सिद्दीकी पे आते हैं। मुझे उनकी जो है जो सबसे मुतासर कुन चीज़ लगती है, जो वैसे वो जैसे वो सीन क्रिएट करते हैं। तो मैं खुद भी चूँकि स्टूडेंट हूँ फिक्शन का, तो वो मैंने बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी तवज्जो से ये देखा कि वो सीन कैसे बनाते हैं। तो जांगलूस में अगर आप ख़ास तौर पे देखें, जो बहुत ही अहम नावल है, उसके ऊपर काफ़ी जिक्र हुआ, तो उसमें वो सिर्फ दो लोगों की आंखों से वो दिखाते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको कहते हैं लिमिटेड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो एक शख्स है, उसकी नज़रों से दिखा रहे हैं, लेकिन वो उस तक लिमिट, जो वो देख रहा है और जो सुन रहा है, सिर्फ उस तक नावल निगार लिमिटेड है। वरना एक होता है जो ऑमनिशेंट जो होता है थर्ड पॉइंट व्यू, उसमें एक उसको मतलब खुदाई एक वो भी कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसमें खुदा की तरह जैसे सबके ख्यालात भी पढ़ रहा है नावल ने, उसको पता है कि ये क्या सोच, इसने ये बात की, ये सोचते हुए उसने वो बात की, वो क्या सोच रहा था, वहाँ से 1000 मील दूर कोई शख्स बैठा, वो क्या देख रहा था, क्या सोच रहा था। तो ये एक खुदाई एक वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन शौकत सिद्दीकी का ये नहीं है, वो लिमिटेड रहते हैं। वो फोकस अगर लाली है तो वो सारे का सारा सीन सिर्फ और सिर्फ लाली तक महदूद रहेगा, लाली जो सुन रहा है, जो देख रहा है, और हत्ता कि वो लाली के दिमाग में भी नहीं जाते। लाली के जो सेंसेस में चीज़ आती है सिर्फ उसी तक महदूद रहते हैं। फिर रहीम दाद आ जाता है, तो वो रहीम दाद के सेंसेस तक महदूद रहते हैं, उसके दिमाग में नहीं घुसते कि लाली सोच क्या रहा था, उसने ये बात की तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, और उसका अच्छा इस वो हमें उसका बैकग्राउंड भी नहीं बताते। लाली कहाँ से आया, रहीम दाद पीछे, वो अगर किसी से बात करता है, किसी से गुफ्तगू करता है, तब हमें उसके माजी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। तो ये एक बड़ा यूनिक वो है इनका लिखने का स्टाइल। और उर्दू में जो दूसरे नावल निगार हैं, वो सारे अपनी अपनी जगह पे बड़े लोग हैं, लेकिन उनके यहाँ बड़ी इसकी खामियाँ मिलती हैं। पॉइंट ऑफ व्यू में वो गलती कर जाते हैं। वो कभी पॉइंट ऑफ व्यू आमतौर पे एक चैप्टर में एक ही रहना चाहिए, उसको जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक एक्सपीरियंस जो है रीडर का वो मुतासर होता है। तो वो अक्सर वो जंपिंग आपको मिलता है कि वो एक के साथ रहते हैं, अचानक वो छलांग लगा के दूसरे के दिमाग में चले जाएंगे, तो वो बड़ा एक जॉल्टिंग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन शौकत सिद्दीकी ने इसको बाकायदा स्टडी किया था, और वो बिल्कुल रेजर फोकस। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि वो बिल्कुल आपको जैसे आप मतलब कैमरे की आंख से देख रहे हैं, इस तरह से इसको फिल्माना और इसकी मंजरकशी करना बहुत ही आसान होगा मेरे ख्याल से। ये गुम्मद साहब फरमा रहे थे कि वो शायद इन्होंने काम किया था उसकी अक्कासी पे, तो वो बड़ा आसान होगा, क्योंकि इसमें वो आपके जहन के अंदर और वो नफ्सियात के ज़्यादा चक्कर नहीं दिखाते। जांगलूस की मैं बात करूँ, इनके अफसानों में भी यही टेक्निक मिलती है। मसलन एक अफसाना मुझे बड़ा पसंद है उनका, ऐन शीन काफ के 2-4 दिन, तो उसमें देखें वो इतना रेजर शार्प है और इतना उसका इंटेंस फोकस है कि वो सिर्फ मतलब चंद मिनटों की कहानी है, और उन लम्हों के अंदर जो उसका मेन कैरेक्टर है वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, वो हमें उसमें वो दिखाते हैं। तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त इनका स्टाइल है लिखने का। तो वो उससे ये अंदाज़ा होता है कि जो फिक्शन राइटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर इनको कितना अबूर था, और किस तरह से उन्होंने अपने लिए अपना उसलूब और लहजा बनाया जो उर्दू में आपको कहीं और नज़र नहीं आता। तो ये मेरे चंद मुख्तसर तासुरात थे। तो बाकी जो आपकी गुफ्तगू सुनूंगा फिर आपसे बाद में डिस्कशन इंशाल्लाह।